नमस्कार। बेसिक ज्ञान क्लासेस में मैं कल्पना दीक्षित आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऊंचा नीचा थोड़ा तबीयत में चलता रहता है क्योंकि मौसम ही ऐसा है, कभी सर्द कभी गर्म। तो मौसम को थोड़ा छोड़ते हुए उसकी नेगेटिविटी को, ना कि पॉजिटिविटी को। पॉजिटिविटी तो ये मौसम बहुत बढ़िया है। अगर आराम से गर्मा गर्म चाय और बढ़िया बिस्तर मिल जाए तो ये मौसम के मजे ही कुछ और है। लेकिन अभी फिलहाल हमको इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि हमको करनी है कंपटीशन की तैयारी। ठीक है। और कंपटीशन की तैयारी करने में कुछ तो त्याग करना पड़ता है। आज त्याग करोगे, कल कल राजाओं का जीवन जियोगे। ठीक है। तो बातचीत तो आगे चलती रहेगी। सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सामान्य हिंदी का क्लास। और जो कल हमने सामान्य हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वर्णमाला, उसके वहां हम लोगों ने खत्म किया था भाषा का रूप, भाषा के रूप तक खत्म किया था। उसके आगे अब हमें पढ़ना है। ठीक है। तो बिना समय को गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आनंद के साथ। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम डालते हैं डेट। तारीख है 2 महीना 12वां 2022। ठीक है। हमने हिंदी की क्लास में कल लास्ट पे छोड़ा था कि भाषा के रूप तक हमने बताया था भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक। फिर उसके बाद है राष्ट्रभाषा क्या होती है। कभी कदार क्वेश्चन आता है नहीं आता है उससे मैटर नहीं करता। हमको तो नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। अगर किसी ने भी हमसे कुछ भी पूछ लिया, कहीं पर भी पूछ लिया, तो हमें इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हम सामने वाले के क्वेश्चन के आंसर दे सके। तो जैसे कि कभी कदार जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा माने होता है नेशन लैंग्वेज। ठीक है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। देखिए, हमारे देश भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक। पूरे देश में। और इन सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा को सेलेक्ट करके राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है। और वो जो सेलेक्ट की हुई भाषा होती है वो देश के हर कोने में बोली जाती है, समझी जाती है। और लोगों के बीच में वो उनके विचारों के आदान प्रदान का साधन बन जाती है। ठीक। ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इतना चीज समझ में आई। और राष्ट्रभाषा को कह सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा है हिंदी। और हिंदी आप कहते हैं ना कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर बोलनी नहीं आ रही होगी किसी व्यक्ति को, लेकिन वो समझ जरूर लेगा। ठीक है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है। मानते हैं अगर कुछ लोग नहीं भी बोल पाते तो समझ जरूर लेंगे। एक कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का एक बढ़िया साधन है। ठीक है। तो वो भाषा जो किसी राष्ट्र में लोगों के बीच में, जो किसी राष्ट्र के प्रत्येक कोने में लोगों के बीच में उनके विचारों के आदान प्रदान का एक साधन बनती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। आया समझ में। फिर होता है राजभाषा। राजभाषा। ठीक। राजभाषा क्या होती है। सरकारी सारे काम जिस सरकारी सारे काम जिस भाषा में सरकारी सारे काम जिस भाषा में किए जाते हैं
सरकारी सारे काम जिस भाषा में किए जाते हैं राजभाषा कहलाती है। ठीक है। भारत में राजभाषा क्या है? हिंदी। और लिपि देवनागरी है। ठीक है। भारत में जो भी सरकारी कामकाज होता है वो हिंदी भाषा में होता है। और किस लिपि का यूज किया जाता है? देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, आशा है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हिंदी वैसे बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। ढंग से पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए तो ये आपका अच्छा स्कोरिंग करवा सकता है। ठीक है। लेकिन बस बात यही है कि हमने उसको कितने मन से पढ़ा है। जितने मन से पढ़ोगे उतने ही मन से वो आपकी स्कोरिंग करवाएगी। लेकिन अगर आपने उसको ढीले तरीके से पढ़ा तो फिर वो आपकी स्कोरिंग करा नहीं पाएगी। ठीक है। किसी भी चीज़ को, इवन किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में, तभी उस सब्जेक्ट में मजा आएगा भी। ठीक। समय की बर्बादी ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। हमने कल जब वर्णमाला पढ़ा था तो देखो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वर, फिर है अयोग, वाह, और फिर है व्यंजन। ठीक। स्वर, अयोग, वाह और व्यंजन। सबसे पहले हम 1 बाय 1 चीजों को लेके चलते हैं। सबसे पहले लेके चलेंगे हम स्वर को। ठीक। स्वर क्या होता है? सिंपल साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको सिंपल साधारण भाषा ही सीखनी है, हमें किताबी भाषा का यूज करना ही नहीं है। ये मान के चलो कि हम इस सब्जेक्ट को लेके बिल्कुल कुछ नहीं है, हमको 0 लेवल से स्टार्ट करना है। तो 0 लेवल से स्टार्ट करने का मतलब है कि हमको उस भाषा में समझना है, हमें उस तरीके से समझना है जिससे हमको वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी तरीके को लेके चलेंगे, उसी भाषा को लेके चलेंगे। ठीक है। जिससे हमको हर चीज इजीली समझ में आ जाए। बुकिश लैंग्वेज को यहाँ पे लेके हम नहीं चलेंगे। ठीक। देखिए, अगर मेरे बोलने में थोड़ा बहुत भी, अगर आप लोगों को लगे कि आज मैडम कैसे बोल रही हैं, थोड़ा नाक के बल बोल रही हैं, स्वर नहीं निकल रहे इनके ढंग से, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इतने टाइम मैं कॉमन कोल्ड से ग्रसित हूँ। 1-2 दिन में चला जाएगा लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मान लीजिए कहीं स्वर ढंग से ना निकल पाए तो थोड़ा अंडरस्टूड रखिएगा कि हाँ मैडम बोलना क्या चाहती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर को। मैंने बताया था कि सबसे पहले आते हैं स्वर की परिभाषा पे। स्वर होता क्या है? वर्णमाला के वो वर्ण, वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के वो अक्षर जिनको हम बिना रुकावट के बोलते हैं, जिन्हें हम बिना रुकावट के बोलते हैं, स्वर कहलाते हैं। या फिर कह सकते हैं कि स्वर वो वर्ण है जिनका उच्चारण बिना रुकावट के होता है। स्वर जो है वो वर्ण है जिनका
उच्चारण बिना रुकावट के होता है। वो वर्ण जिनका उच्चारण बिना वो वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुकावट के होता है। वो वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुकावट के होता है स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। और हम जानते हैं स्वर है कौन कौन से। पढ़िए, मजे से पढ़िए, बचपन की याद लेके पढ़िए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आए, ओ और आओ। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 11। तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। हमारे स्वरों की संख्या कुल 11 है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वरों की संख्या 13 है, तो यहाँ पे ये मान के चलिए ये चीज बिल्कुल गलत है। स्वरों की संख्या 13 नहीं है, स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है। क्योंकि जो अंग और आहा है वो अयोगवाह है, वो स्वर नहीं है, वो अयोगवाह है। ठीक है, चलिए कितने को नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से सभी ने नोट कर लिया होगा। हेडिंग हम डालेंगे स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन का मतलब होता है स्वरों का बंटवारा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए स्वरों के विभाजन में स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, एक है ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, फिर है संयुक्त स्वर। ठीक, सबसे पहले आते हैं ह्रस्व स्वर पे। इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर या छोटा स्वर या
आधार स्वर, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, कुछ भी। ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर या फिर आधार स्वर कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब वो होते कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ठीक। कहने का मतलब यहाँ ये है कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, कुल मिला के 4, कुल मिला के 4 ह्रस्व स्वर है। फिर बात आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम कहते हैं बड़ा स्वर। दीर्घ स्वर को हम क्या कह सकते हैं? बड़ा स्वर। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3। और जो दीर्घ स्वर है वो बनते कैसे हैं? जैसे जो बड़ा आ है वो छोटा आ प्लस छोटा आ, जो बड़ी ई है वो छोटी ई प्लस छोटी ई, और जो बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बनते हैं। अब बात आती है संयुक्त स्वर क्या होते हैं। संयुक्त स्वर है आपके ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ पे जो ए है वो छोटा प्लस छोटी ई से मिलके बनता है। जो ऐ है वो छोटा आ प्लस ए से मिलके बनता है। जो ओ है वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलके बनता है। जो औ है वो छोटा आ और ओ से मिलके बनता है, ठीक है। अब दोनों की परिभाषाओं में क्या अंतर है? अब आप सोच रहे होंगे मैडम को तो आज बड़ी नींद आ रही है। तो शादी ब्याह का माहौल है, मैडम को भी जाना पड़ता है हर जगह पे, थकावट हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन उस थकावट से ज़्यादा टेंशन मुझे ये रहती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 दिसंबर से सामान्य हिंदी की क्लासेस लेने लगूंगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं शायद बहुत आशा से मेरी क्लासेस को देखते हैं। पहले तो मैं उन लोगों का सचमुच हाथ जोड़ के बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि जिन लोगों ने इतने कम समय में मेरे पढ़ाने को पसंद किया और उनको मेरा पढ़ाना पसंद आया और उन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया। ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन टाइप की मिलती है। तो मैंने सोचा कि भैया ये थकावट को थोड़ा साइड करो। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। थोड़ा सा ठीक है, थकावट है, लेकिन एक रोमांच भी है। कहते हैं ना, मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर किसी चीज़ को करने में आपको मज़ा आ रहा है तो थकावट फिर साइड में चली जाती है, ठीक। तो मैंने कहा नहीं, क्लासेस तो मैं अपनी स्टार्ट करूँगी, क्लासेस तो मैं लूँगी और फिलहाल मैं अपने स्टूडेंट्स का जो मुझ पर विश्वास करते हैं भरोसा नहीं तोड़ूंगी।
उनको डे बाय डे उनकी क्लासेस देती रहूँगी, उनको समझाती रहूँगी, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती रहूँगी। चलिए, ये आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई टोटल? 4। संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4। कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि ह्रस्व स्वर या छोटा स्वर या आधार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम जानते हैं, मैंने बताया है कि 4 होती है। फिर कभी कभार आता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर 3 दिए हैं, लेकिन मान लो ऑप्शन में 3 ना दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, ठीक, तब आप कितने स्वर बताओगे? तो देखा जाए तो ये भी बड़े स्वर हैं, ये भी बड़े स्वर हैं, तो 4 3 7 पे फिर हम टिक लगा देंगे। लेकिन अगर दिया हो, मतलब देखो जो आंसर होता है ना वो ऑप्शन को देखते हुए देना चाहिए। अब आप कहोगे मैम ने तो बताया था कि दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, और यहाँ तो ऑप्शन में 3 है ही नहीं, या तो 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, तो ये मान के चलिए संयुक्त स्वर भी दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर तो है ही दीर्घ, तो टोटल मिला के भी तो 7 हो जाता है, तो हम 7 पे टिक कर देंगे अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो। ठीक, हम जानते हैं। अब ये देखिए दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में अंतर क्या है, अंतर मैं आगे लिखवाऊंगी भी, लेकिन पहले समझना जरूरी है ना। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बड़ा स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर समान स्वरों से मिलके बने होते हैं। देखो छोटा छोटा तब बड़ा, छोटी छोटी तब बड़ी, छोटा हो तब बड़ा हो, ठीक है। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जो समान स्वरों से मिलके बनते हैं, और संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो असमान स्वरों से मिलके बनते हैं। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो असमान, असमान माने जो एक दूसरे के समान नहीं हो, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मैचिंग ना खाते हो। संयुक्त स्वर असमान स्वरों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो था स्वरों का विभाजन। ये तो सर था स्वरों का विभाजन, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक स्वर और देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उसको त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब है स्वरों के बारे में तो हमें पता चल गया कि भैया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं, लेकिन ये जो प्लुत या फिर त्रिमात्रिक स्वर जो होते हैं वो केवल और केवल वर्णमाला जो है या फिर हिंदी जो है उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए या उसको और अच्छे से मतलब शानदार बनाने के लिए कह सकते हैं यूज होते हैं, ठीक है। और कभी ना कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मिनट। सॉरी, कभी ना कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। त्रिमात्रिक स्वर
प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर। जैसे कभी हम लोग कहते हैं किसी भी चीज का साउंड या किसी भी चीज का स्वर जैसे लंबा चले, लंबा चले का मतलब है फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ऐसे कहते हैं ओ, तो ये जो ओ है काफी लंबा जा रहा है, ठीक। और जैसे अब मेढक की आवाज है ट्र ट्र ट्र, तो जो है वो लंबा जा रहा है। या फिर जैसे हम लोग कहते हैं हुर हुर हुर, तो जो हुर हुर हुर, ये जो कहते हैं ना कि ये जो लास्ट वाला शब्द का जो साउंड है, ये इसकी पुनरावृत्ति या फिर कहते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी बारंबारता बार बार रहती है, ठीक है, निरंतरता बनी रहती, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो ऐसे ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ओम को, जैसे ये ओम होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ओ है इसको 3 बार, ये 3 है, ओम को 3 बार बोला गया तो इसलिए 3 यहाँ लगा दिया ओम, ठीक। या फिर हम लोग कहते हैं टर, ठीक। टर में फिर हम लोग ऐसे ऐसे कर दें तो ट्र भर, भर, ठीक, 3 बार, ठीक है। टर हो गया, भर हो गया, इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है इसकी जो 3 बार या निरंतरता बनी रहती है या फिर कहते कॉन्टिन्यूटी जैसी जो बनी रहती है, तो उसको इन मात्राओं के तौर पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्वर को त्रिमात्रिक या फिर प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।